सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मिस्टर फिल्मी इंडियन और आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सफर पर लेके चलने वाला हूं। हाँ, हम हिमालय वगैरह घूमने नहीं जा रहे, गोवा भी नहीं जा रहे, जाएंगे जल्दी जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पे लेकर जाने वाला हूं कि आज हम जो डिस्कस करते हैं कि हमारी मूवी ने 1000 करोड़ कमाई, 1200 करोड़ कमाई, ऑस्कर्स में जा रही है, तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हम धीरे धीरे करके आज यहाँ पहुंचे। सी, ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10 साल में हुआ है, 20 साल में, ये चीज होने में पूरे 150 साल लगे हैं। तो सारी चीजें धीरे धीरे हुई है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सफर बहुत लंबा होने वाला है, तो सफर में आपको आपके साथ कुछ चखना वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं। बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ, होप सो कि आप उसका आंसर दे पाए। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सफर को स्टार्ट करने के लिए हमें 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। बात कर रहा हूँ मैं 1896 की, जब लुमिरी ब्रदर्स बॉम्बे में फर्स्ट टाइम उनका सिनेमेटोग्राफ लेकर आए और उन्होंने वो बॉम्बे के वॉटसन होटल में उसे दिखाया। और ये वो समय था जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मेजर लोग भी थे ब्रिटिश के, और हमारे राजा जो वो टाइम के थे अलग अलग जगह से, वो सब भी आए थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि मूविंग इमेजेस कैसे दिखती है। तो बेसिकली वो इमेजेस ही थी, बट वो घूमती रहती थी, तो ऐसा लगता था कि एक फ्लो क्रिएट हुआ है और वीडियो चल रही है। और वो जो डिवाइस था उसका नाम था सिनेमेटोग्राफ। वहीं से हमें हमारा वर्ड मिला सिनेमा। और फिर इस इंडस्ट्री में आते एक सबसे बड़े गेम चेंजर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दादा साहेब फाल्के के बारे में, जिन्होंने सिर्फ मूवीज नहीं बनाई, उन्होंने एक इंडस्ट्री की नींव रखी। एंड आई थिंक उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। ऑब्वियसली पहुंच जाते यहाँ, लेकिन आई थिंक हमें और 15-20 साल और लगते जहां आज हम पहुंचे वहां पहुंचने के लिए। सो 1913 में दादा साहेब फाल्के ने उनकी पहली इंडियन मूवी बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, और उन मूवीज में सॉन्ग्स या फिर ऑडियो बिल्कुल नहीं होती थी। तो एक्टर्स के लिए इतना डिफिकल्ट होता था क्योंकि उनके पास में एक ही चीज रहती थी, वो थे उनके इमोशंस और रिएक्शंस। उसके थ्रू लोगों तक वो इम्पैक्ट पहुंचाना, वो मैसेज पहुंचाना। क्योंकि आजकल की कुछ मूवीज है जो सारी चीजें होने के बावजूद भी इम्पैक्ट नहीं दे पाती, और ये लोग ब्लैक एंड व्हाइट में विदाउट ऑडियो बहुत सुंदर इम्पैक्ट दे रहे थे। और दादा साहेब फाल्के इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे कि वो खुद मूवी बना सके। उसके लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने उनकी वाइफ का पूरा सोना बेच दिया, अपने घर पे लोन लिया, और हाँ, कैमरा भी खुद उन्होंने ही हैंडल किया था, तब जाके सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तब के टाइम में फीमेल्स को मूवी में नहीं लिया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतना डेवलप नहीं थे एज अ सोसाइटी की फीमेल्स को भी काम दिया जाए। तो मेल्स को ही फीमेल का ड्रेसअप करके उन्हें प्रेजेंट किया जाता था, और उन पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती थी कि वो एक बखूबी एज अ फीमेल उस कैरेक्टर को निभा पाए। जैसे कि आप लोग आजकल देखते हैं कपिल शर्मा शो में, सिया, वैसा ही सीन होता था पहले भी। और दादा साहेब फाल्के ने उनके एरा में बनाई 95 फिल्म्स और 27 शॉर्ट फिल्म्स। मूवीज वे साइलेंट बट इमोशनली कनेक्टेड। धीरे धीरे सिनेमा का जादू हर जगह बिखरने लगा, साउथ में, कोलकाता साइड, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, और धीरे धीरे सारे लोग सिनेमा के फैन बनते गए। फिर 1931 में फिर से आती है गेम चेंजर मूवी। जी हाँ, मूवी का नाम है आलम आरा, द फर्स्ट ऑडियो फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसके डायरेक्टर थे अर्दशीर ईरानी। और उस मूवी का क्रेज इतना ज्यादा था कि लोग झगड़ने लगे, मारपीट पे आ गए थे ताकि उन्हें सिर्फ टिकट्स मिल पाए। ब्लैक में टिकट्स मिलने लगी। लोग सिर्फ तरस जाते थे ये सोचने के लिए कि ऑडियो कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, और पीछे वो पर्दे पे सारी चीजें कैसे चल रही है। और आलम आरा में पूरे 7 सॉन्ग्स थे, और ये चीज आज भी चलते आ रही है कि कितना भी कर लो, सॉन्ग्स जो है हमारे मूवीज की जान होती है। धीरे धीरे पूरे इंडिया में बड़े बड़े स्टूडियोज बनने लगे, बॉम्बे स्टूडियोज, प्रभात फिल्म स्टूडियो, साउथ में स्टूडियोज बनने लगे, और हाँ, देशभक्ति भी बहुत सारी मूवीज बनने लगी। ईयर 1940 टू 1960, द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, जहाँ सीरियसली इंडियन सिनेमा ने सोना उगल दिया। ये वो समय था जब हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस मिली भी नहीं थी, जस्ट हम वो प्रोसेस कर रहे थे। और ये उसी दौर की कुछ मूवीज है और ऐसे एक्टर्स है और जो सिंगर्स है जिन्हें आज भी 2025 में भी याद किया जाता है। और उस टाइम के 3 सबसे बड़े लीड्स थे, हम टाइटन्स भी कह सकते हैं, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब और देव आनंद, जिन्होंने सिनेमा को ही नहीं, एक्टिंग को भी पूरी तरीके से रीडिफाइन कर दिया। और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, डायरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे इस एरा में टू गिव द बेस्ट सीन्स लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे गुरुदत्त साहब की प्यासा और कागज के फूल, बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन, और महबूब खान की मर्डर इंडिया। इन मूवीज ने पूरे इंडिया में धमाल मचा दिया था। और जो मैं 3 लीड्स की बात कर रहा था, इनमें भी कुछ अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, खासियत थी, जिससे लोग इन्हें और ज्यादा प्यार देने लगे। जैसे राज कपूर साहब में आम आदमी का स्ट्रगल दिखता था, दिलीप कुमार साहब
ट्रेजेडी किंग थे और देव आनंद का अपना एक चार्मिंग स्टाइल था और ये तीनों आगे चल के हमारे इंडियन सिनेमा के ब्रांड बन गए। और सिर्फ एक्टर्स डायरेक्टर्स ने नहीं, म्यूजिशियंस सिंगर्स ने भी बहुत ज्यादा अहमियत रखी थी इस दौर में। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सो इन सब की वजह से मूवीज इमोशनली भी कनेक्ट होने लगी, सॉन्ग्स के थ्रू भी कनेक्ट होने लगी और लोगों का सिनेमा के तरफ और प्यार बढ़ने लगा। तो यहाँ आता है हमारा पहला क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा डायरेक्टर था जिसने इस एरा में हमारे इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया था। कमेंट सेक्शन में बताएं और हम चलते हैं हमारे दूसरे एरा की ओर। ईयर 1970 टू 1980, द यंग एंग्री मैन एरा एंड द डिस्को ईयर, जब हीरो भी बदले और एक नई सोच शुरू हुई मूवीज को लेकर। ये एरा के पहले बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवीज बन तो रही थी, लेकिन अब रोमांस के साथ साथ थ्रिलर, एक्शन भी भरपूर मिलने लगा लोगों को, जहाँ लोगों को सच्ची वाले फाइटिंग सीन समझ में आए। वेल, आपको पता है मैं किस एंग्री यंग मैन की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, अमिताभ बच्चन, जिन्होंने जंजीर, दीवार, शोले ऐसी मूवीज दी जिन्होंने रातों रात उन्हें सुपरस्टार बना दिया। पहले तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था उनकी वॉइस के लिए, लेकिन स्टिल वो बने बेस्ट वॉइस। उनकी एंट्री की वजह से पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी, क्योंकि उनकी जो हाइट, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी डीप वॉइस पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। और शोले सिर्फ मूवी नहीं, शोले हमारे इंडियन सिनेमा का इमोशन है। और सिर्फ एक्टर्स, एक्ट्रेस, म्यूजिशियंस ही नहीं, अब तो विलन्स को भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लग गई थी। जैसे अमजद खान का गब्बर का रोल, नमक खाया सरदार, अब गोली खा। अमरीश पुरी का मोगैम्बो, खुश। ये भी एक बहुत ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन गए जिन्हें आज भी लोग रेप्लिकेट करते हैं। मींस आप सोच सकते हैं कि वो कितना इम्पैक्टफुल था। इसी दौर में और एक इमर्जिंग एक्टर आए जो थे द डिस्को डांसर ऑफ इंडिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिथुन चक्रवर्ती की। इन्होंने भी हमें बताया कि क्या होती है डायलॉग डिलीवरी और किस इम्पैक्ट से हमें डायलॉग्स डिलीवर करना चाहिए। अब आता है आपके लिए और एक सवाल कि साउथ में भी कोई एक बहुत बड़ा हीरो था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ में भी काम किया था। कमेंट सेक्शन में बताया कि कौन था वो। ईयर 1990 टू 2000, द खान्स एरा। इस एरा को 3 लोगों ने अपने कंधे पे उठा लिया और पूरे सिनेमा को ही बदल दिया। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। और शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस मूवी ने तो पूरी उस जनरेशन को सिखा दिया कि रोमांस कैसे करते हैं। सलमान खान ने सिखाया कि एक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। आमिर खान ने बताया कि परफेक्शन किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। यहाँ आता है आपके लिए और एक सवाल कि बहुत सारे सिंगर्स थे, लेकिन एक सिंगर था जिसने पूरी धमाल मचा दी थी, जिसके सॉन्ग्स आज भी हम लोग सुनते हैं। तो उस एरा में ऐसा कौन सा सिंगर था जिसने इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था? ईयर 2000 में VFX चेंज हुए, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मूवीज को बताने का जरिया चेंज हुआ, मूवीज पार्ट में आने लगी और लोगों का मूवीज के साइड में टेस्ट भी चेंज हो गया। अब उन्हें सिर्फ रोमांस नहीं देखना था, या फिर उन्हें स्पेसिफिक एक्शन मूवी नहीं देखनी थी, या फिर उन्हें स्पेसिफिक कॉमेडी मूवी नहीं देखती थी। वो चाहते थे कि एक ही मूवी में रोमांस हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो और ट्रेजेडी हो। वेल, इसी एरा में एक और इंडियन सुपरस्टार था जिसने तीनों खान्स को पीछे छोड़ दिया था और सिंगल हैंडेडली कॉमेडी इंडस्ट्री को 10 साल संभाला। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए उनका नाम, और उनका भांजा कपिल शर्मा शो में भी काम करता है। हिंट था ये आपके लिए। एंड देन कम्स द फाइनल एरा, ईयर 2010 टू प्रेजेंट राइट नाउ जो चल रहा है। चीजें कितनी ज्यादा बदल गई। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज से ट्राई कलर आया, ट्राई कलर से 3D मूवीज आने लगी, 3D मूवीज से 5D मूवीज आने लगी, साउंड एनहांस हो गया। अब तो ऐसा हो गया है हर एक हफ्ते 2 से 3 मूवीज रिलीज होती है। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में हमें पता चला, जहाँ पे वेब सीरीज, नीश कंटेंट और इंडिपेंडेंट मूवीज भी आती है। साउथ की मूवीज का जहाँ एक टाइम पर मजाक बनाया जाता था, आज वो ग्लोबली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन, स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी लाइनअप। और आज के टाइम में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड, भोजपुरी इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री, सारे लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। और अब हमारे इंडियन सुपरस्टार्स ग्लोबली भी रिप्रेजेंट करने लगे। जैसे आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण वुमेन एम्पावरमेंट को किस हाई लेवल तक लेके गई है, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है। और सिर्फ मूवीज ही नहीं, हमारा म्यूजिक, हमारा कल्चर, हम सारी चीजें पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं एंड दे ऑल आर लविंग इट। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर इंडियन सिनेमा का जो कभी नहीं रुकेगा। इंडियन सिनेमा ने हमें कभी हंसाया, कभी रुलाया, कभी सोचने पे मजबूर कर दिया और हमें हमेशा सपने देखना सिखाया। और ऐसे ही मुझे लगता है आगे मूवी इंडस्ट्रीज इवॉल्व होती रहेगी। वैसे आज की दौर में आपका फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस या फिर म्यूजिशियन कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट लेके आऊं। धन्यवाद। शुभ